नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान विकासकालीन प्रमुख महिला उपन्यास लेखिका श्रीमती उषा देवी मित्रा भाग 1 में आपका स्वागत है। स्वातंत्रोत्तर लेखिकाओं में उषा देवी मित्रा का नाम समादर से लिया जाता है। इन्होंने कहानियों के अतिरिक्त वचन का मोल, पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, सोहिनी, नष्ट नीड़, सम्मोहिता जैसे उपन्यासों का सृजन कर साहित्य को समृद्ध किया है। सम्मोहिता बांग्ला भाषा में मूलतः लिखा गया उपन्यास था और इसका हिंदी रूपांतरण 1936 में प्रकाशित हुआ। इन सभी उपन्यासों में लेखिका ने तत्कालीन समाज में नारी की समस्याओं को उद्घाटित किया है। अपने उपन्यासों के विषय में उषा जी ने साहित्य संदेश के संपादक को लिखे अपने पत्र में, जो उन्होंने 27/6/1640 में लिखा था, कहा कि पथ पर चलने की बेला में जिन करुण, विभत्स, भयानक आदि दृश्यों से भेंट हुआ करती है, उसका अदृश्य एक स्पर्श शायद हृदय में अंकित रह जाता है। उन दृश्यों से परिचय की बेला में कोई रह जाता है हतवाक, कोई अपनी सच्ची अनुभूति द्वारा उन्हें ग्रहण करता है और तब उनमें से कठोर सत्य को निचोड़कर विश्लेषण द्वारा उन्हें रूप दे दिया करता है, जिसे कि कोई सृष्टि कहता है, कोई पागलपन आरंभ उपन्यास की कथा। इस प्रकार से उन्होंने अपने उपन्यासों की रचना धर्मिता या उन्होंने किस पृष्ठभूमि में अपने उपन्यासों का सृजन किया, इसे बहुत सुंदर रूप में बताया है। वचन का मोल उपन्यास की कथा कजरी अपने वचन का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करने के लिए संकल्पित है। उसके पिता पश्चिमी सभ्यता को मानते थे, किंतु माँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रंगी बसी हुई थी। कजरी देशभक्ति, सेवा, कर्तव्य निष्ठा, त्याग इत्यादि मानवीय मूल्यों और गुणों से विकसित है। उपन्यास की आधिकारिक कथा में कजरी विनय नामक युवक से प्रेम करती है और उसके साथ विवाह भी करना चाहती है, किंतु सरोज उससे विवाह ना कर ब्रह्मचारिणी रहने का वचन ले लेता है। उपन्यास की प्रासंगिक कथा में नीरेन के परिवार की घटनाओं को लेखिका ने लिपिबद्ध किया है। उसकी बेटी मनिका विनय से प्रेम करती है, किंतु उसके गंभीर हैजा रोग से पीड़ित होने पर वह उससे दूर भागने लगती है। अब ये देखिए, उस समय का चित्रण है जब हैजा को एक गंभीर रोग, असाध्य रोग मान लिया गया था। कजरी अपनी सेवा से विनय को ठीक कर लेती है, पर जब विनय उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है तब वो अस्वीकार कर देती है। उसे याद आ जाता है कि उसने आजीवन विवाह ना करने का संकल्प लिया था। उपन्यास में भारतीय संस्कृति के अनुयायी पात्रों में कजरी, सरोज, सरस्वती, प्रतिमा, यतीश की नियोजना लेखिका ने की है। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से प्रभावित पात्रों में नीरेन, बारीन, मनिका और विनय इत्यादि पात्र हैं।
परिस्थितियों, पात्रों के आपसी संवादों के माध्यम से लेखिका ने अपने कथा को, अपने चरित्रों को विकसित किया है। ये सारे के सारे पात्र वर्गगत पात्र हैं और इन सभी में अपने वर्ग के अनुसार जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं वो दिखाई देती हैं। विनय जब कजरी की सेवा से स्वस्थ हो जाता है तब वह अपने चरित्र की विशेषता बताते हुए कहता है, जिससे कभी मणि की समानता ना हुई थी। छोटे छोटे विषयों पर परिहार एवं व्यंग ही चलते थे, जिसे लेकर मणि के साथ सदा परिहास ही हुआ करता था। आज ऐसे दुर्दिन में सर्वप्रथम वही, कि जिससे बार बार हम सिर्फ केवल परिहास करते थे, व्यंग करते थे, ऐसे ने ही आज आकर मेरी सेवा की है। कजरी के चरित्र को आदर्श की पराकाष्ठा तक पहुंचाने की अनावश्यक चेष्टा ने लेखिका उसके जीवन को पता नहीं क्यों अविवाहित कर देती हैं। वो आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लेती है। विनय के प्रेमाग्रह को अस्वीकार कर देती है और कहती है कि जो नारी वचन का मोल नहीं दे सकती है, जो स्त्री किसी की मरण सेज की सौगंध को अपने सुख आराम के आगे बलि दे सकती है, क्या वह भी सधर्मिणी कहलाने की स्पर्धा रख सकती है। यहाँ एक तरफ तो लेखिका ने वचन के मोल की बात की है कि व्यक्ति का चारित्रिक गुण है कि वो किसी को दिए हुए वचन का पालन करे, किंतु अपने इस उद्देश्य की स्थापना के लिए लेखिका ने कजरी को जो आजीवन ब्रह्मचर्यी रहने का संकल्प दिलवाया, उसकी शायद यहाँ जरूरत नहीं थी। कजरी विवेच्य उपन्यास का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। सभी घटनाएं उसी के चारों ओर बुनी गई हैं। उसी के वचन के बोल की प्रतिध्वनि हमें सारे उपन्यास में सुनाई देती है। ये उसी के द्वारा लिया गया वचन था कि वो आजीवन विवाह ना करने के अपने वचन को निभाती है। उषा जी ने पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करने वाले संक्षिप्त, तर्क संगत होने के साथ साथ लेखकीय मंतव्य को भी उजागर करने वाले संवादों को इस उपन्यास में स्थान दिया है। कजरी, निरोज, मीना, निखिल, सरस्वती, मनिका, इन सबके उपन्यास में जो संवाद हैं वो इसी प्रकार के हैं, जो ना केवल कथा को विकास देते हैं, विकसित करते हैं, उसके साथ साथ वो पात्रों की निजी चारित्रिक विशेषताओं को भी उद्घाटित करते हैं और अन्य पात्र की विशेषताओं का भी उद्घाटन करते हैं। भारतीय संस्कृति और स्वदेशी आंदोलन के महत्व को भी इस उपन्यास में उपस्थित करना, प्रतिपादित करना लेखिका का उद्देश्य रहा है। गांधी जी के प्रभाव स्वरूप उस समय स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया जा रहा था। उपन्यास में डॉक्टर यतीश का मनिका के लिए कथन इस बात की ओर संकेत देता है। वे कहते हैं, आप जिसे मोटा और खराब कह रही हैं, उसे आदर और संतोष के साथ वे नर नारियां भी अपना रही हैं
जिन्होंने पहले सिल्क के सिवाय दूसरे कपड़े छुए तक ना थे। केवल यही नहीं, आज वे देश के अभाव, दुख, व्यथा को दर्द के साथ समझने भी लगे हैं। खादी हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और जड़ के साथ जोड़ता है। वहीं पर विदेशों से बना हुआ सिल्क का कपड़ा हमारे अंदर एक प्रकार का पाश्चात्यपन, एक प्रकार की एलीटनेस कहीं ना कहीं लेकर आता है। भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो उपन्यास में लेखिका ने तत्सम शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया है, जैसे उष्णता, अवहेलना, अभ्यस्त। इसके साथ ही भावाभिव्यक्ति के लिए उन्हें अंग्रेजी के शब्दों का भी जहाँ वांछित लगा, जहाँ उन्हें लगा कि उनके भावों को व्यक्त करने में अंग्रेजी के शब्द सटीक रहेंगे, वहाँ उन्होंने उसका भी निसंकोच प्रयोग किया है, जैसे स्मार्ट, फ्रेंडशिप, लेक्चर। लेखिका की भाषा पूर्णतः साहित्यिक नहीं है। कहीं कहीं व्याकरण संबंधित अशुद्धियां भी दिखाई देती हैं। जैसे लेखिका ने एक स्थान पर लिखा है, कभी भी अपने को दूसरे से तुलना करने मत जाना। यहाँ जाना शब्द जो है उसकी जगह देना होना चाहिए, कि कभी भी अपने को दूसरे से तुलना करने मत देना। उषा जी ने भावाभिव्यक्ति के लिए विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है, जिनमें वर्णनात्मक शैली, नाटकीय शैली, सूक्ति शैली और चित्रात्मक शैलियों को हम ले सकते हैं। इनका दूसरा उपन्यास है पिया उपन्यास। इसमें बाल विधवा पपीहरा की कथा को 175 पृष्ठों में और 35 अनुच्छेदों में लेखिका ने विभक्त किया है। यह उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। सामाजिक उपन्यास होने के साथ साथ पपीहरा के जीवन से संबंधित होने के कारण इसे चरित्र प्रधान सामाजिक उपन्यास भी कहा जा सकता है। इस उपन्यास का आरंभ कविता और नीलिमा, दो बहनों की कहानियों से हुआ है। पिया चाचा सुकांत द्वारा किसी भी प्रकार के नियंत्रण को अस्वीकार कर देती है, अपनी उम्र के हिसाब से श्रृंगार करती है, स्वेच्छा से इधर उधर घूमती रहती है और मृणाल के पति पुलिस इंस्पेक्टर निशित घोषाल से प्रेम करती है। नीलिमा द्वारा दी गई आत्महत्या उसे इतना अधिक विचलित कर देती है कि वह ज्वरग्रस्त हो जाती है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होती है। इसी के साथ ही लेखिका ने यमुना और विभूति की गौण कथा को भी अपने उपन्यास में लिपिबद्ध किया है। यमुना पपीहा की बुआ की लड़की है। उसका पति विभूति उस पर निरंतर बिना कारण अत्याचार करता है। इतना ही नहीं, वो यमुना को पपीहा से मिलने तक नहीं देता कि कहीं यमुना अपने साथ होने वाले अत्याचारों को पपीहा से कह ना दे। कालांतर में पिया अपने सौम्य व्यवहार से विभूति और उसकी मां को प्रभावित कर लेती है, उन्हें समझाती है और अंततः वे यमुना के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, जिससे यमुना का जीवन सुखमय बन जाता है।
उपन्यास की कथा नायिका पपीहरा है। सारी घटनाएं उसी के चारों ओर घूमती हैं। अन्य सभी पात्र न केवल उससे प्रभावित होते हैं, उनके जीवन को गति भी पिया से ही मिलती है। जो पात्र कथा के प्रारंभ में उसकी आलोचना करते दिखाई देते हैं, कथा प्रवाह के साथ साथ धीरे धीरे वे भी पपीहरा से प्रभावित हो जाते हैं और उसके पक्षधर हो जाते हैं। उपन्यास का शीर्षक उसी पर रखा गया है। उपन्यासकार ने संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित किया है। जैसे कविता पिया के गुणों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, पिया जैसी लड़कियों की जाति ही निराली है। इस जाति की स्त्रियां एक निष्ठ प्रेम की पुजारिन होती हैं। इससे पता चलता है कि पिया के चरित्र का ये गुण है कि वो एक निष्ठ प्रेम में सहज विश्वास रखती है। संवाद पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं को उद्घाटित करने के साथ साथ कथा को विकसित भी करते हैं। तर्कपूर्ण है, पात्रानुकूल हैं और पात्रों के मनोभावों को पूरी यथार्थता और ईमानदारी के साथ ये संवाद प्रकट करते हैं। समाज में विधवा बाल विवाह एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरी हुई थी। नीलिमा बाल विधवा है। उसने अपने पति को कभी देखा ही नहीं था और समाज उससे ये अपेक्षा करता है कि वह आजीवन मर्यादापूर्ण संयमित जीवन यापन करे। पुनर्विवाह उस समय के समाज में वर्जित था। कोई उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता था। जबकि इसके विपरीत किसी स्त्री के देहावसान होने पर पुरुष द्वारा दोबारा तिबारा विवाह करना अनुचित नहीं माना जाता था। बाल विधवा होने के कारण छोटी बहन कविता के पति जमींदार सुकांत के साथ वह हंसती है, बोलती है और एक कोमल क्षण में वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। उनके मध्य रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, किंतु इस संबंध से जब परिणाम सामने आता है तब वो निराश होती है। समाज द्वारा लांछित, अपमानित होने के डर से वो इतनी आत्मग्लानि से युक्त हो जाती है कि आत्महत्या कर लेती है। लेखिका ने विवेच्य उपन्यास में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पशु बलि इत्यादि का घोर विरोध किया है, कटाक्ष किया है और देशभक्ति, नारी आत्मसम्मान, नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि की प्रतिष्ठा की है। स्वतंत्रता पूर्व के भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को लेखिका ने पिया द्वारा उद्घाटित किया है। जैसे पिकेटिंग के समय का वर्णन करके, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की चर्चा करके, या किस प्रकार से पुलिस आंदोलनों का विरोध कर रही थी, इन प्रसंगों के द्वारा उन्होंने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर
पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। लेखिका का विश्वास था कि यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करना चाहे तो उसे समाज और परिवार की स्वीकृति मिलनी ही चाहिए, अन्यथा व्यक्ति या तो कुमार्गी हो जाएगा या वो आजीवन घुट घुट कर जीने के लिए विवश हो जाएगा। पुनर्विवाह करना है या नहीं करना, ये उस व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। समाज द्वारा उसका निषेध उसके जीवन पर बिना बात का एक प्रकार का हस्तक्षेप करना माना जाएगा। उषा देवी मित्रा की भाषा तत्सम बहुला भाषा है। उन्होंने देशज शब्दों का और शब्द युग्मों का भी स्थान स्थान पर प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों से सजी उनकी भाषा अपने आप में प्रवाहपूर्ण, गतिमान, रोचक, सहज और सरल है। इतना होने पर भी उनकी भाषा को दोष मुक्त नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कई बार निसंकोच के स्थान पर असंकोच शब्द का प्रयोग किया है, जो भाषा की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग कहा जाएगा। अलंकारिक भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, किंतु वह सूर्य किरण सी दीप्त, स्वर्ग किन्नरी सी अपरूप तरुणी नीलिमा तब भी तालाब के किनारे बैठी वासन मांझ रही थी। तद्युगीन समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का लेखिका ने यथार्थ अंकन किया है और इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज का एक यथार्थ ईमानदारी से किया गया वर्णन होने के कारण इस उपन्यास को उस समय का महत्वपूर्ण उपन्यास कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।